Good evening. We are broadcasting this debate on the topic of love jihad on both Sirf News and Satyanveshi Bharat. This debate will be bilingual. We will conduct the debate in both English and Hindi. To introduce the topic to you, you have noticed over the past several years a kind of social scourge which a section of the society denies happens, which is where you see a Muslim man cheating or taking for granted or waylaying a gullible Hindu girl or woman, duping her for marriage. And after the marriage, torture begins, domestic violence begins, because she normally refuses to fall in line with the Islamic set of beliefs. Now, is this a hoax call? Are we raising a false alarm? And if the facts are true, what I have said are true, in that case, is the thing to worry about just about marriages, just about mutually incompatible belief systems, or there is something more that we need to worry about? Are there national implications to this social scourge as I'm describing it? On to Mr. Kumar Shrikant. आप इसकी भूमिका हिंदी में रख सकते हैं, श्रीकांत जी। जी, बहुत धन्यवाद सुजीत जी आपका। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत और सत्यान्वेशी भारत की तरफ से आज और सिर्फ न्यूज.com हम दोनों जो सत्य की बात कर रहे हैं और जो केवल न्यूज की बात कर रहे हैं और केवल जो हार्ड न्यूज है, जो क्लियर है, जो सत्य है और जो जिन पर ज्यादातर लोग बात नहीं करते, उस ग्रे फेस या फिर उस ग्रे पर कोई बात नहीं करता, उस पर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लव जिहाद, ये हलाला, ये मुताह किस तरीके से एक तरीके से एथनिक क्लींजिंग हो रही है अलग अलग राज्यों में। लव जिहाद के चक्कर में हिंदू लड़कियों को खास तौर से टारगेट किया जाता है। किस तरीके से एक सूची है, उस सूची के माध्यम से हिंदू लड़कियों को शादी करवाने के लिए या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उन युवकों को, मुस्लिम युवकों को पैसा दिया जाता है। और ये पूरा नेक्सस किस तरीके से तमाम राज्यों में भली भांति पूर्वक बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ तमाम कानून बनाने की भी बात कर रही है। और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कानूनों से ये चीजें रुकेंगी या फिर समाज जब जागृत होगा, समाज जब आगे आएगा, तब ऐसी चीजें रुकेंगी और इन पर रोकथाम हो पाएगा। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे और हमारे साथ क्योंकि सिर्फ न्यूज.com में सुजीत जी जो एडिटर चीफ हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को टॉस किया है और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। उन लोगों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ न्यूज.com की सुजीत दास गुप्ता हमारे साथ हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। तपोस पाल आप कह सकते हैं कि एक्टिविस्ट हैं और सेव बंगाल के मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। और खास तौर से अगर आप देखें तो बंगाल में माटी मानुष, जिसकी बात ममता बनर्जी करती तो हैं लेकिन उसको कर नहीं पाती हैं, डेवलप नहीं कर पाती, उसको लेकर बात चल रही है। और बंगाल को तमाम ऐसे दुष्चक्रों से छुड़ाने के लिए तपोस पाल काम कर रहे हैं। तपोस जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आशीष धर जी मौजूद हैं, जो कश्मीरी पंडितों को लेकर एक जानी पहचानी आवाज हैं और तमाम मीडिया चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पर आशीष जी सुने पढ़े देखे जाते हैं। और खासतौर से कश्मीरी पंडितों के साथ साथ हिंदू समाज को लेकर, हिंदू समाज पर किस तरीके से अत्याचार होते हैं उसको लेकर मुखर रहते हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। ओवर टू यू सुजीत जी। बाकी लोग जुड़ेंगे तो उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। There is something further to be said about Ashish Dhar. He is also the co-founder of Pragyata, as well as Upward, which is a video service on contemporary issues. So Ashish, are we being intolerant? Why can't we accept individual liberty per se? Well, it's not a question of individual liberty, because I think, when we are talking about issues like love jihad, the ramifications of what goes on with individuals, it directly reflects on the collective. And, it's really a question about how two communities can coexist peacefully.
The question is whether they even have the potential of coexisting peacefully, and the evidence from history does not seem to suggest that. Now, because this is such a hard problem to solve politically, it has always been swept under the rug, and people have tried to, mislead the discourse in a way that these problems are seen as individual problems, as if it's a question of consent. First of all, the question of consent itself is slightly flimsy. There is a little audio disturbance, I think. You may use earphones if that improves the audio quality. I don't have that option Okay, right now. okay, all right. We are getting you now. Please carry on. Continue. So what I was saying is that in the question of, I mean, in the case of a typical love jihad, what happens is that the girl is not even fully informed about, and she's usually led to believe that the person she's in love with is a member of is a co-religionist, is a Hindu, and he changes the name and he puts on a different identity, and then later on it turns out that no, this was something else, and by then he's already too committed to take a back step, right? So the question of consent, individual consent itself falls flat there because the information is not correct that she has access to. Therefore, it's not a when we are discussing this. It's a question of two separate communities and the problems that it causes to an already heated up and a flared up situation of the friction that exists between these communities. All right. Gautam, I'll take this issue to you. What if we all turn Muslims? What's the problem with that? Let's say, okay, let's all turn Muslims. Let's do khatna. Let's go sniff. No, it is a problem because the Muslim religion, as it is practiced of late, is extremely rigid. The Christians have the same problem, and gradually they sort of abandoned the religious part of their religion and turned it into sort of a ethics and general good behavior type of objective. Now, as far as the Muslims go, they are trapped in the 14th century. And all of this jihad and convert and kill kafirs and all the rest of it is primitive. This doesn't belong in the 21st century. Right. So, and we see what happens जब कोई देश, किसी देश में जब मुसलमान अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाते हैं तो क्या होता है, इसका दृष्टांत हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। जब बहुसंख्यक मेजॉरिटी जब मुसलमान हो जाते हैं तो शांति नहीं कायम हो जाती, उसके बाद शिया सुन्नी दंगे होते हैं, आए दिन मारकाट मची रहती है, बोरा मुस्लिम्स को मारा जाता है, अहमदिया को मारा जाता है, और फिर भी हमेशा जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें, यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो भले ही भारत के साथ ऐसे तमाम देश, ऐसे तमाम इस्लामिक राष्ट्र जो हमसे कहते हैं और सुविधानुसार अवसरवादिता के अनुसार वो कहते हैं कि नहीं हम तो आपके दोस्त हैं, आपके साथ हमारे अच्छे बिजनेस रिलेशंस हैं, लेकिन इजराइल के मुद्दे पे हो, यहूदियों के मुद्दे पे हो या भारत के मुद्दे पे हो, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ भारत के विरुद्ध और इजराइल के विरुद्ध वोट देते हैं, चाहे वो जनरल असेंबली में हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी जब वोटिंग होती है, और भी अन्य जितने भी फोरम्स होते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे कि जैसे ईरान जैसा जो शिया देश है, जिनको इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह से शियाओं को संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो सच में माइनॉरिटी हैं। क्योंकि अगर पूरे मुसलमान समाज को आप देखें तो सिर्फ नाम के माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी हमें कहना चाहिए पारसियों को, सिखों को, जैनों को, जिनकी संख्या 1-2% के करीब है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर
हम मान लेते हैं कि चलिए जो एक हमें पट्टी पढ़ाई जाती है बचपन से सर्वधर्म समभाव की, उसी समभाव को मानते हुए अगर हम इस्लाम को अपना लेते हैं तो भी बात वहां खत्म नहीं होती है, शांति कायम नहीं होती है और मारकाट मची रहती है। तो ये वो भयावह भविष्य है जिससे बचने के लिए हम ये लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं। हमारे साथ सौरभ मुखर्जी जी भी जुड़ रहे हैं और उनसे परिचय करवाएंगे। श्रीकांत जी, आप ठीक है। सौरभ मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है कि पहले उनका अपना लैपटॉप ठीक करना चाहिए क्योंकि वो उल्टा दिख रहे हैं हमें। खैर बहरहाल वो अलग विषय। लेकिन सौरभ मुखर्जी जी बेंगलोर में काम करते हैं और बेंगलोर में आप देखिए कि हिंदू की संस्था से लेकर और खास तौर से कोलकाता में किस तरीके से धर्म परिवर्तन का काम और जिहादी मानसिकता का काम हो रहा है उसको लेकर उसे वो एक्सपोज करते हैं और सेव बंगाल के कैंपेन से भी जुड़े हुए हैं। और खास बात यह है कि सौरभ जी अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखते हैं। सौरभ जी मुझे लगता है बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सुजीत जी जब तक वो ज्वाइन कर रहे हैं, आशीष जी ने बहुत बेहतर और बढ़िया चीजों को एलिब्रेट किया और गौतम मुखर्जी ने तो एक तरीके से क्लियर कट तमाम तरह की बातें कही। आपने एक उसमें अपना एक तरीके से जो इस वक्त की जियोपॉलिटिकल है उसको भी बताया। लेकिन तमाम जो मित्र जुड़े हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि लव जिहाद हो, मुताव हो, या तमाम ये जो लोग हैं, ये इस्लामिक जो टेररिज्म है या जिहादी की मानसिकता है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बहुत छोटी सी किताब है, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, छोटी सी किताब है, मुझे लगता है सुजीत जी आप उसे जानते होंगे, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को। और जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपके सामने वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा किस तरीके से एक मुस्लिम जो है वो जब मोहम्मद को फॉलो करता है तो मोहम्मद को फॉलो करने के चक्कर में वो तमाम इंसानियत और हर एक चीजों को ठेंगे पे रख देता है और उसको जो है एक तरीके से वो मोहम्मद के कारण जो है उन सारी चीजों को साइड कर देता है। लेकिन मैं सुजीत जी आपसे भी पूछना चाहूंगा और बाकी लोगों से भी इस बात को पूछेगा कि एक फिलॉसफी तो आपने सुनी होगी कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन ब्लीड हिंदू विथ 1000 नहीं मिलियन कट्स, ये फिलॉसफी किस तरीके से लागू हो रही है पूरे देश में, खासतौर से भारत देश में, अलग अलग राज्यों में पूरा नेक्सस काम करता है? सुजीत जी, मैं इस प्रश्न को आशीष जी के पास भी ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जितनी जानकारी है वो थोड़ा मैं साझा कर लूं आपके दर्शकों के साथ। You must have often heard about the terms like halala, muta. What are these? हलाला वो चीज है, आम दर्शकों के समझने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने निकाह फिल्म देखी होगी सलमा आगा और राज बब्बर की, तो उसमें जो दीपक पराशर उसका फर्स्ट हस्बैंड होता है, उस कैरेक्टर का, उससे डिवोर्स हो जाता है और 3 तलाक के जरिए डिवोर्स होता है। और उसके बाद कभी आगे चलकर उसके फर्स्ट हस्बैंड को ऐसा लगता है कि नहीं उससे गलती हो गई, तो वो वापस उस गलती को सुधारना चाहता है। तो वहां उससे जो मौलाना मिलते हैं वो कहते हैं कि भाई ये संभव नहीं है इस्लाम में, अगर आपकी शादी हो चुकी थी और आपको तलाक दे दिया गया तो वापस पहले पति के पास आने से पहले आपको एक और पति बनाना पड़ेगा, आपको किसी और से शादी करनी पड़ेगी, और वो जब आप शादी कर लेंगी और वो आपको फिर तलाक देगा, तब आप पहले पति के पास आ सकती है। तो ये जो सिस्टम है, ये प्रोसेस जो है, इसको हलाला कहा जाता है। इसमें वास्तव में ये होता है, वो तो फिल्मी बात थी जहां पर हलाला हुआ नहीं, लेकिन वास्तव में ये होता है कि जब डेस्परेट होकर ये औरत किसी और मर्द से शादी कर लेती है तो वो उसको बतौर वेश्या या प्रोस्टिट्यूट ट्रीट करता है। उसको पता है कि ये इसको वापस नहीं। सुजीत जी इसमें एक चीज जोड़ दूं, बहुत बार क्या होता है कि जो मौलवी होते हैं वो उनके साथ निकाह हो जाता है और वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, और बाकी लोगों के साथ निकाह हो जाता है तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही कुरीति जो है वो ईसाई धर्म में भी है, जो कि अफ्रीका में फॉलो किया जाता है, लेकिन वो एक अन्य विषय है। यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि लोगों के मन में
धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक खौफ पैदा करना, एक डर पैदा करना कि अल्लाह यही चाहते हैं और उनके पैगंबर यही चाहते हैं, और ये जो कुछ भी चाहते हैं वो सब सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि शरिया में भी लिखा हुआ है, जो उनका लीगल कोड है। और इसके अलावा हदीस जो है, जो मोहम्मद साहब जहां जहां जाते थे और वो जो कहते थे और जो करते थे, उनके साथ जो साहिबा चाहते थे, उनके जो साथी थे, वो उसको दर्ज कर लेते थे कि आज मोहम्मद साहब ने ये कहा या ये किया। और उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे आप लड़ाइयों की बात कीजिए, जो मोहम्मद ने और हजरत अली ने जो लड़ाइयां लड़ी, जो यहूदी कबीलों के साथ और ईसाई कबीलों के साथ अरब में जो लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों के बाद क्या हुआ कि वो जो इलाके जिन पर उन्होंने कब्जा किया, जहां के फोर्स को उन्होंने हराया लड़ाई करके, वहां की तमाम औरतें उनकी गुलाम हो गई। कैसी गुलाम हो गई? सेक्स स्लेव हो गई। और इस विषय पे साफ साफ ये कहा गया है कि क्या मतलब, और किसी और औरत के बारे में तो आप छोड़ दीजिए, आप बीवी की बात करते हैं, क्या आप बीवी पर हाथ उठा सकते हैं? क्या आप बीवी के साथ मारपीट कर सकते हैं? तो इस्लाम कहता है कि हाँ, आप जो अगर बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाए, हल्के से आप मार पिटाई कर सकते हैं। तो ये जो है, कितने हिंदू लड़कियों हैं, ये फतवे हैं, ये फतवे हैं को पता है कि ऐसा होता है। और जब देखिए, जब शर्मिला जो है, शर्मिला टैगोर जब आयशा खातून बन जाती है, या हाँ, तो उसके बाद जो है, अगर कोई बहुत बड़ी संभ्रांत परिवार है जिसको कि हम लोग आगे रखकर उसको मानते हैं कि ये तो रोल मॉडल्स है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी नहीं होगा। हालांकि पतौदी परिवार में ऐसी बहुत सारी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से भी शायद वो न तो पूरे मुसलमान बन सकते हैं, न कुछ और बन सकते हैं। लेकिन खैर, जो आम जिंदगी पे जो होता है, जो दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत भारी पैमाने पे हो रहा है, इससे हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इस पर मैं चाहूंगा कि आशीष जी थोड़ी और रोशनी डालें। जी, मेरा पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि जब हम इस चीज की बात करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, अभी मैं कह रहा था कि जो हम बात अभी कर रहे थे, जो आपने पॉइंट शेयर किए सुरजीता, उनका बॉर्डर खास तौर से जो महिलाएं हैं और जो यंग लड़कियां हैं, मतलब शादी की उम्र वाली, जो उस उम्र को अप्रोच कर रही हैं, उनके पास ये फैक्ट्स होना, उनको ये इस बात की जागृति होना कि इस्लाम का क्या अर्थ होता है, उनके अगर वो किसी से प्रेम हो जाता है किसी, तो उनके उसका क्या होगा और उसका पोटेंशियल है डैमेज का। तो ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि अगर हम इसको कलेक्टिवली भी देखें, और जैसा कि हमें देखना चाहिए, तो मुझे इन चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है कि मैं ये एक्सप्लोर करूं पूरी तरह, हालांकि मैंने अपने टाइम पे किया है कि इस्लाम क्या है और वो किस चीज पे क्या बोलता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस्लाम और हिंदुइज्म यानी धर्म, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं। इन दोनों के बीच में आदान प्रदान का कोई पोटेंशियल नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी सुरक्षा देखनी है। हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपनी माताओं बहनों को इन परेशानियों में पड़ने से बचा सकें। तो वो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे समाज का। और उस हिसाब से जो ये लोग करते हैं कि वहां हलाला होता है, वहां ट्रिपल तलाक है, उनकी महिलाओं के साथ क्या होता है, उसमें ऑनेस्टली मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। अगर वो 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो उसका हमारे ऊपर असर होता है, उसके लिए मैं ज्यादा कंसर्न हूं। और वो उसके लिए हमें ये चीजें, जो आपने अभी चीजें शेयर की, जो पॉइंट्स, वो बार बार बच्चों को क्या होता है, क्या इन चीजों के,
आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है आशीष जी। मैं अपनी लोकेशन अभी थोड़ी देर में बदल देता हूँ, मैं वाईफाई के पास चला जाऊंगा। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे इतना ही है कि जब तक हम बच्चों को ये इन चीजों के बारे में नहीं बताएं, तब तक चाहे कोई भी कानून ले आए, इनकी बातें होती रहेंगी, ये घटनाएं। जी जी। इसी सवाल को श्रीकांत जी मैं तापोश जी के पास ले जाना चाहता हूं। तापोश जी, चूंकि आप बंगाल से आते हैं, आप ये बताइए कि बंगाल के समाज में जितना कि मैं समझता हूं, जब भी हिंदू मुसलमान के आपसी संबंधों की बात होती है तो अक्सर हमें काजी नजरुल इस्लाम जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, जिन्होंने बहुत राष्ट्रवादी कविताओं की रचना की। उनकी छवि भी बहुत भले मानस की थी। तो हमें कहा जाता है कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं, आप लोग ये किस बात की हाय तौबा मचा रहे हैं? तो तापोश जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को तापोश जी। जी सॉरी सॉरी सॉरी। कट्टरवादिता का अगर आपको प्रमाण देखना है तो मुर्शिदाबाद में लास्ट टू लास्ट ईयर एक घटना घटी थी। उसमें परेश पाल और उसके पूरे फैमिली को, उनकी वाइफ वो प्रेग्नेंट थी, पूरे फैमिली को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और इतने गंदे तरीके से मारा गया था। उनको धारदार हथियारों से काट के उनकी हत्या की गई थी। उसके पूरे परिवार की हत्या इस तरीके से की गई थी। और बाद में ये मालूम चला कि वो, स्टार्टिंग में ये मालूम चला कि वो कुछ जमीन का विवाद है या इस तरीके की कुछ चीजें हैं, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे और वो बीजेपी से भी ताल्लुक रखते थे और उसके अगल बगल की जो संख्या थी वो पूरे मुस्लिम बाहुल थी उन लोग। और उनकी जो जमीन थी, उस जमीन के भी चारों तरफ मुस्लिमों की ही जमीन थी जहाँ पे वो खेती करते थे। तो अगर उनको किसी तरीके से हटा दिया जाए तो वो जमीन और जहाँ पे वो रहते हैं वो सारे उनके ग्रुप्स की हो जाएंगी। और इन लोग जब इधर से आते जाते थे तो ये खटकता था क्योंकि उनका घर बीच में पड़ता था। और बंगाली हिंदुओं में एक प्रथा होती है कि संध्या के टाइम पे संध्या आरती करना, तो उसमें घंटी और उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये कई बार उन लोगों ने बोला था कि भाई आप इस चीज को अवॉइड करिए, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है और इस तरीके की चीजें, कई चीजें उन्होंने बोला, लेकिन प्रथा है। और उसके बाद उन्होंने एक दिन वो करके और इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया। एक जांच नहीं हुई पूरे वेस्ट बंगाल में इसको लेके। अगर किसी ने भी कुछ मतलब आवाज उठाया तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों ने ही आवाज उठाया। और न तो कांग्रेस वहां पे कुछ बोली, न टीएमसी ने कुछ उसमें स्टेटमेंट दिया, और न ही किसी और पार्टी ने कुछ, सीपीआई सीपीएम वालों ने भी कुछ नहीं किया। और आज तक वो मामला ऐसे ही पड़ा हुआ है, इतना बड़ा और जघन्य हत्या, लेकिन किसी ने कुछ भी उसमें बोलने से इनकार कर दिया। अब मैं लव जिहाद पे आता हूँ। लव जिहाद बंगाल में, मैं आपको बताऊं, एक तरीके का सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट क्या है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पे जो मुस्लिम लड़के हैं वो स्पॉन्सर्ड तरीके से मदरसों में और मस्जिदों से, उनको स्पॉन्सर्ड तरीकों से, जो कि देखने में ठीक ठाक लड़के हैं, जो थोड़े से गुड लुकिंग लड़के हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि तुम ये काम अच्छे तरीके से कर पाओगे। और लव जिहाद का मैटर क्या है? लव जिहाद मतलब ये हो गया कि आप अपने इमोशंस को यूज कर रहे हैं इस एथनिक क्लींजिंग में, सीधा सीधा। और किस तरीके से वो करेंगे उसका एग्जीक्यूशन, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा मस्जिदों में, और मस्जिदों से फिर उसके बाद उनको पैसा दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, ग्रामीण जो बंगाली लड़कियां हैं, खास करके ग्रामीण अंचलों में जो कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, उनको ये प्रलोभन देते हैं कि मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, वहां पे तुम्हारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके भूमिका बांधी जाती है। और उसके बाद उन लोगों को फांसा जाता है। और उसके बाद वो उनके साथ, उनको ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर में जो भी गहना होना है उसको ले लो और चलो यहाँ से। जब वो पूरी तरीके से वो लड़की उनके काबू में आ जाती है,
तो इससे क्या होता है कि वो लड़कियां भी प्रलोभन में आ जाती हैं और घर का गहना वगैरह सब कुछ लेके वहां से चलते, एक तो गहना और वो सब उनका इनकम हो गया, दूसरा यहाँ से जब वहां जाते हैं तो वो लड़कियां अकेले पड़ जाती हैं, क्योंकि वो घर से भागी हुई होती हैं, वो खुद ही हिचकती हैं कि भाई हम अपने माँ बाप से कैसे बात करेंगे, देवर कनेक्टेड डिसकनेक्टेड कंप्लीटली। तो उस केस में क्या होता है, उनको बड़ी दिक्कत आती है, और इस चक्कर में इसी का बेनिफिट ये उठाते हैं, वहां जाके उन लड़कियों को बेच दिया जाता है। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि 10 से 12 लड़कियों को जैसे ही मुंबई में बेचा गया, इमीडिएटली उनके नेक्स्ट फ्लाइट रेडी था, उनको दुबई भेज दिया गया, और पूरा पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला था। कई केसेस में हुआ, यहाँ पे दिल्ली में जीबी रोड में कुछ स्वयंसेवी संगठन थे, वो लोग आए यहाँ पे, फिर यहाँ के पुलिस थानों में बात किया, यहाँ के स्वयंसेवी संगठनों से बात किया, वीएचपी के भी लोग उनके साथ यहाँ पे आए। उसका भाई जीबी रोड से उस महिला को, मतलब महिला क्या बताएं ना, 18-19 साल की लड़की थी, उसको छुड़ा के फिर उसके घर लेके गए। ये पूरा कैप्चर है, आपको अगर चाहिए प्रूफ तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो इस तरीके का जाहिर सी बात है कि ऐसी लड़की, तापस जी, ऐसी लड़की जब घर वापस जाएगी तो समाज में उसको रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका भविष्य क्या रह गया है, उस लड़की का भविष्य क्या रह गया है। मैं बताता हूँ। इमोशनली तो देखिए, इंडिविजुअली उनको संभालना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसे केसेस में कई लड़कियों को छुड़ाया गया। 10 से 12 लोगों को मैं जानता हूँ जिनको छुड़ाया गया और वो रिहेबिलिटेट हुए हैं, और उनका परिवार बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटेड और पैसे से सबल नहीं था, फिर भी वो रिहेबिलिटेट किए, समाज ने उनको एक्सेप्ट किया, कोई उसमें बुराइयां नहीं है। लेकिन ये है कि ये मार्ग छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके का जो सिंडिकेट चल रहा है, जो कि स्पॉन्सर्ड है, और वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम इसमें इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मैं बेंगलोर का दीन की खिदमत कर रहे हैं। एक मिनट तपोस जी, वो दीन की खिदमत कहते हैं उसे। हाँ। वो प्रॉपर जो वर्ड है वो दीन की खिदमत है, इस्लाम का प्रचार नहीं, वो खिदमत है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जन्नत का टिकट क्लियर है। और मुझे लगता है कि आशीष धर और सुजीत जी इसको क्लियर बताएंगे कि मैंने सुना है कि 72 हूरे तो मिलती हैं, लेकिन 70 के आसपास लौंडे भी मिलते हैं कम से कम। ठीक है, तो सिर्फ हूरों का प्रलोभन नहीं है। और वो फिलॉसफी ही, क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, एक बार पहले भी पढ़ चुका हूँ, उसमें एक और चीज है कि यहाँ पर अगर आप सिगरेट शराब पिएंगे तो वो हराम है। वहां पर अल्लाह खुद बैठेगा, मतलब वो बारटेंडर है, वो आपको पिलाएगा। हाउ कुड इट्स पॉसिबल, उस मुद्दे पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सुजीत जी, एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा वाक्य घटा है, ज्यादा पुराना नहीं, अभी 4-5 साल का हो गया है। एक स्त्री थी, मतलब एक उसकी वाइफ थी, बेगम थी, उसके बेगम के साथ क्या हुआ कि उसके ससुर ने जबरदस्ती कर दी। ठीक है, मुजफ्फरनगर की घटना है, जबरदस्ती की। उसके बाद क्या हुआ कि पंचायत जी, कई चैनल्स पे चला था गुड्डी नाम से, वो वैसे उसका असली नाम नहीं है, लेकिन हाँ खैर। हाँ ठीक है। हाँ, तो उसके साथ व्यभिचार किया, गलत किया। उसके बाद पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा कि अब तू अपने पति को हराम है, इसीलिए तुझे अपने ससुर से जो है वो शादी करनी पड़ेगी। यानी कि जो उसके बच्चे थे वो उसके पोते बनेंगे और तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्शन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुसाए लोग ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, और लोगों को जागृत करना, लोगों को समझाना। और सबसे खास बात है, कल मैं इसी मुद्दे पर डिबेट था, सुजीत जी छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, कि इस समाज का काम है, इस सरकारों का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है, ये समाज का काम है। जब तक समाज जागरूक नहीं करेगा, समाज आगे नहीं आएगा, समाज लोगों को नहीं समझाएगा, समाज अपनी बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को प्रेम से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर एक आफताब बन के मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक आफताब सनी और राम और श्याम बन के मिल रहा है तो सीधा सा पर्पस है कि वो उसका लव जिहाद कर रहा है। तो ये एजुकेशन का मुद्दा है। जी श्रीकांत जी, इसी मुद्दे को मैं आशीष जी के पास ले जाता हूं, उसके बाद गौतम जी के साथ भी बात करेंगे। आशीष जी, मुझे स्पष्ट याद है when this program was telecast that Mr. Shrikant Pandey is talking about,
there was widespread condemnation about the way the television anchor grilled that Maulana. And now we see that it has become almost politically, not just incorrect. You would be persona non grata in the media if you raise such questions and subject such fundamentalist, fanatic people to questions on ethics, on morality, etc. What do you think has brought about this kind of a change? Because the incident he is talking about is, more than a decade old. And the person, in fact, the person who that beleaguered woman had no clue about, her husband was in the Indian Army. He had served in the Kargil war. And while he was away, this is what her father-in-law did to her. And we are not supposed to ask these questions. Right. Yes, Ashish. Am I clear now? Yes. Yeah. So before I answer your question, I would just I want to express my disagreement with what Shrikant ji just said. बताया कि अगर वो आफ्ताब बन के आफ्ताब ही आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. मुझे नहीं लगता कि ये एक ठीक पोजीशन है. अगर वो आफ्ताब बन के ही आफ्ताब आता है ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बात ये है कि क्या नहीं आशीष जी एक मिनट, अगर वो आफ्ताब बन के आ रहा है और शादी के बाद शिवम बन जाए और शिवम के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारे तो मुझे लगता है उसमें दिक्कत नहीं है. लेकिन वो आफ्ताब बनकर आए और बाद में अपने जिसके साथ रानी के साथ शादी की है और रानी के दोनों बच्चों का नाम जो है वो सलीम रख दे और जावेद रख दे तो दिक्कत है. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, माफी के साथ जी. लेकिन जो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये होने की कि वो आफ्ताब शिवम बन जाए, मुझे लगता है कि वो बहुत न्यूनतम बहुत ही कम है. वो तो होने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो इसलिए वो मेरा हल्का डिसएग्रीमेंट था. नाउ कमिंग टू Vijita just mentioned, so I think it reflects the hard power of Islam. It's a global, and because it's a global force, it is major. Muslims in sticking to that. Not audible properly. आशीष जी मुझे लगता है ऑडियो में दिक्कत आ रही है. हाँ, अब बोलिए जरा, अब बोलिए, अब बोल के दिखाइए. हाँ, पीछे मत जाइएगा, यही स्टैचू रहिएगा. अब बोल के दिखाइए, मुझे लगता है सब कुछ चीजें अच्छी होंगी. हाँ, now it's better. हाँ. So what I was saying is a reflection of the hard power that Islam commands in the world. That it is a global force to reckon with. It is, it dictates terms to its followers, and the followers willingly comply because it gives them a sense of meaning and and also a lot of material benefits. They are part of a civilization, right? It's the global Islamic civilization which exerts economic as well as other kinds of forces, even psychological forces, and it gives them a sense of collective identity and a feeling of power. They are part of a collective and they can do what they want, which is what it essentially is. So which is why it is futile on the part of non-Muslims, especially Hindus, to actually say that, their book says this, and they'll fly to the heaven and then they'll get 72. All that is fine. That caricaturing is good, and it's maybe healthy for you because it induces laughter. But ultimately, one has to realize that it is a power. And Islam is basically, if you could reduce it to one term, it is hard power. So hard power, how do you deal with hard power? Now that we have to coexist with them, how do you really deal with that hard power? You cannot remain soft, right? So that's one of the paradoxes of having to coexist with Muslims. Because when you become, intransigent that way, then you also adopt some strategies which are similar in nature to how they deal with things, right? So one of the examples, for example, this recent controversy over this Tata ad, Tanishq ad, right? So the kind of reaction that we got on social media is something very similar to how the Muslim society would also have reacted had the ad said something which was not, something they would approve.
but that's the price that you pay for self-preservation. And I think it is important to accept it and move on, right? Instead of again and again trying to say, no, 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 we are actually not, we are tolerant, we are this, we are that. No, I think it's the time is gone for all that, overindulgence. Ashish, Yeah. Since we have you with us, so I'll seize this opportunity to ask you to share some glimpses of the dreadful scenes you must have witnessed as a child in Kashmir, when before the entire community of Kashmiri Hindus were ethnically cleansed from the valley. So, and then I'll take that, whatever scenery you share with us, whatever scenario you share with us, we'll take that to Gautam, because something similar is unfolding in Bengal these days. Yeah. Right. So, I mean, all the talk about Kashmiriyat and all, of course, you are very well aware that all that is just pure, utter nonsense. There was never a time in the history of Kashmir after after Islam arrived on the soil that Hindus could live peacefully, right? So they were always under persecution. There were periods when they were relatively safe. For example, under the rule of Zainul Abidin, that was long back. But then again, when the Dogras came and established their rule in the valley, there also was a relatively better time for the Hindus because they were under Hindu rule. But other than that, it's been consistently, continuously a persecuted community. And right up to the time when we were kicked out of the valley, till then, I mean, even as a child, it was very clear to me that these are people who are out there to hurt you, right? For example, if there was a cricket match, these have all become very examples, but this is an everyday reality for a Kashmiri Pandit. I mean, who has gone through But those days. did you also have to live through the torture of fellow Kashmiri Pandits denying that this is happening? Not back in the day, not when we were in Kashmir. Right. As far as I was a child then, and as far as my family and my extended family, the whole bunch of relatives that I interacted with, there was absolutely no doubt in anyone's minds that we are sitting ducks. And there was a healthy trend of emigration from Kashmir to other parts of India because there was no future for Kashmiri Pandits anyway. You were denied seats in medical college and engineering college. You were not given the right jobs. All that was done and dusted as far as the Muslims were concerned. So we had really no opportunity. So in any case, had the violent events not taken place, Kashmir would have eventually been drained of the Hindu presence, but that happened overnight because of the violence. So the society in Kashmir, which was essentially an Islamic society, was a dreadful place for any non-Muslim to exist, right? So that has to be. So I'll take that question of denial. मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हिंदुओं के बीच ही स्वीकार नहीं करते कि ऐसा एक खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है, उनके आसपास है, उसी परिप्रेक्ष्य को अगर आप बंगाल में देखें, गौतम, आई एम पोजिंग दिस क्वेश्चन टू यू. If you notice the introduction of BJP or Sangh Parivar in Bengal, it is entering the state from the northern parts of the state, if you have noticed it, which also means that people who live towards Shiliguri, let's say Darjeeling, Shiliguri, Jalpaiguri, they are more sensitized to the problem because that is also the popular route for infiltrators from Bangladesh to pass through. Whereas, most Bengalis that people in North India or other parts of India are acquainted with are from Kolkata, and that gives an impression of an intellectual communist Bengali, who always lives in denial. He says this is not happening, and people get this impression that Kolkata is all that you need to know about Bengal. So, if you could throw some more light on that, Gautam. एक छोटी सी बात नहीं सुजीत जी, से पहले कि गौतम जी बोले, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ. इस्लामाबाद, पेशावर में भी रहने वाले जो बड़े हिंदू धनाढ्य लोग थे ना,
और जिनके पास करोड़ों और अब अभी क्या संपत्ति है, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वो भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन धसाए बैठे थे। उनको भी लगता था कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जिस तरीके से बंगाल और तमाम राज्यों के लोग जो हैं टाइम बम पे बैठे हैं और ये सोच नहीं रहे हैं कि उनके साथ कुछ होने वाला है फ्यूचर में। तो जब पेशावर ढाका नहीं बचा है, और जब इस्लामाबाद नहीं बचा, जब लाहौर नहीं बचा, तो अब ये बाकी राज्य क्या बचेंगे? जी हाँ, गौतम प्लीज। You know, the point is not just limited to North Bengal or Calcutta or the communists. It is the consequence of how we decided to interpret what India, the idea of India from 1947 onwards. And this was a propaganda machine that was relentless. Not only did it focus on a very selective platform, but it also linked the success of whatever was going on that was positive in India to one family, which was essentially Nehru's family, that also, because of this Gandhi tag, tried to give the impression that it was somehow connected with Mahatma Gandhi. Now, the entire narrative started to unravel after 2014. When Vajpayee came in, he was too weak in terms of his very large coalition to push the envelope very much. But from day one in 2014, the news reports started appearing on all the mistakes that Nehru made, all the mistakes that Indira Gandhi made, Rajiv Gandhi made, the possible murder by poisoning of Lal Bahadur Shastri, the gaffes vis-a-vis the Chinese in Ladakh and so forth, in Nefa. It has been constant. Not only that, for every jihadi incident, if you like, a Muslim doing something to a Hindu, there was also a Hindu incident that was highlighted, if not gone to town about, because we are now under the benevolent gaze of a Hindu nationalist government. Quote So, unquote. Yes, you burn a priest, and it doesn't get as much play with these sort of Lutyens media and the leftist liberal as some Muslim getting killed or getting beaten up, but it is not ignored entirely. It doesn't leave the firmament. The other thing is social media that we are sitting on right now, which gives power and voice to every single individual if he's willing to exercise it. That it is anarchic is in one way a good thing. That it is, often manipulative in terms of false news or in terms of rabble rousing, that also is part and parcel. It's not as if the print media didn't do it in their own way, however smarmy their methods may have been, or television doesn't do it now. It is all of that. Now, the problem that I find, I don't mind the Muslims being primitive because their religion is primitive. It is unreformed. It needs, everything needs to move with the times, and their religion is simply stuck in a time warp. I blame the Hindus, whatever they call themselves. They can call themselves communists, they can call themselves intellectuals, they can call themselves atheists, but they are the actual force multiplier for the Muslims, even though they happen to be nearly 200 million people in India today. They wouldn't have gotten anywhere if it wasn't for the Hindu backup. Right. People with names like mine who are going around supporting these people. The other thing is our virtues as Hindus are seen by the Hindus as a deficit. We are gentle people. We do
not want to kill, murder, rape, pillage, and burn and annihilate like these people want to every day, and the mullahs and the so forth encourage them to do so every Friday, and say misogynistic things that curdles your blood with regard to the women. This goes on and on. But what do? We make a apology for being better human beings. Not only that, we try to provide cover for these beasts who can feel justified in doing what they do in the name of Islam. It is nonsense, and the only way is to oppose it in intellectual terms as well as in every fora without embarrassment. Why is the Hindu embarrassed to say this is bestial and should be opposed? I don't care if 99% of my friends don't agree with me. I say you people are brainwashed, and I don't care what you think. Now, people should have the conviction to stand for something. And I'm afraid that so-called secular India, built over the Nehruvian era right up to the time that Modi has come, is guilty. Now, within the BJP and the Modi era, which is now in its second term, you've also got problems. You've got those who sort of hanker to be pseudo-Congress people. They want to take everybody along. They want everybody's approval. Now, you can't have that. You're trying to change something. When you're trying to change something, you've got to take a relatively hard line, at least policy-wise and intellectually, and you're going to not get on with everybody. Now, this is foolish. This is foolish. It suited Vajpayee, though I thought he was 100% nationalist. It suited Vajpayee. He had no choice. But the BJP of today has no business doing this. And I know from whatever interactions I have with the BJP that there are the hardliners, people like Yogi Adityanath and the Home Minister, who feel one way, and a number of others, including the dear departed Jaitley and Sushma Swaraj and so on, who felt very much like the Congress people feel. So we've got a problem, but we're also in evolution. I'll relay that thought forward to Shrikant ji as well as Taposh. Shrikant ji, आप श्रीकांत हैं, आप अखलाक नहीं है, इसलिए आप हलाल हो सकते हैं, और हलाल बिल्कुल हलाल तरीके से हो सकते हैं। इसका एक इशारा गौतम जी ने किया इसकी तरफ कि अगर आपके साथ कल को कुछ हो जाता है तो इसकी खबर बनाने वाले लोग फेक न्यूज बताया जाएगा कि वो फेक न्यूज चला रहे हैं क्योंकि आप अखलाक हैं, आप श्रीकांत नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो दूसरा सवाल है वो तापोश जी से है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये जो आक्षेप गौतम जी ने लगाया है उसका मैं जवाब उनसे चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीजेपी का मी टू कांग्रेस क्यों हो रहा है? श्रीकांत जी पहले आप। जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि अब मैं आपको, शायद आप उस दिन प्रोग्राम में थे जब मैंने एक सवाल पूछ लिया था, तो मुझे और राकेश सिंह परमार को, एक मुस्लिम नेता है एक पार्टी के यूपी में, पिछले दिनों उनकी सरकार भी थी, उन्होंने कहा कि आपके घर में बाल बच्चे नहीं है क्या? डर नहीं लगता आपको? वो डायरेक्टली थ्रेट कर रहे थे मेरे चैनल पे, सत्यान्वेषी पे, मुझे वो थ्रेट कर रहे थे, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए, एक मैं इसमें बेहतर और बढ़िया चीज देखता हूँ कि अब पब्लिक डिस्कोर्स खुला है। आप क्या आज से 6-7 साल पहले इन मुद्दों पर बात कर पाते थे क्या सुजीत जी? इन मुद्दों पर बात कर पाते थे क्या? और आप देखिए जो एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल तनिष्क के पीछे पड़ गया और तनिष्क को बैकफुट पे आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, एपोलॉजी, मतलब वो पोस्टर तक लगाने पड़े और अब आगे की कार्रवाई करनी। क्या आप 6 साल पहले इस बात को सोच सकते थे सुजीत जी? मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक और चीज है, जो लोग क्या कहते हैं कि उसमें
सीसीडी में बैठकर लिखते हैं कि एक गरीब रिक्शे वाला मर रहा है, एक गरीब रिक्शे वाला मर रहा है, वो खान मार्केट गिरोह, और वो रिक्शे से उतरेंगे तो 20 की जगह 5 का नोट पकड़ा कर निकलेंगे और 10 गाली देंगे। तो उन लोगों को कड़ी टक्कर मिल रही है। वो जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग थे ना लिब्रांडू, उन लोगों के पेट में दर्द है। और वो तमाम ऐसे पत्रकार जो एक तरीके से वो लाइन खींच देते थे कि इसी लाइन पर सच है, वो लोग बेरोजगार बैठे हैं सुजीत जी, वो लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो लोग यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं। सॉरी टू से, मैं भी चला रहा हूँ, मैं भी चला रहा हूँ। बात इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि कल ही शाम इसी सिलसिले में मेरी एक भाजपा के नेता, और वो आरएसएस से भी बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा, ये तनिष्क के विज्ञापन के प्रसंग में उन्होंने कहा कि 80 के दशक के अंत की तरफ जब धीरे धीरे राम मंदिर आंदोलन तुंग पे जा रहा था, तो उन दिनों वो गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर या तो ग्राफिटी लिखते थे, दीवार पे लिखते थे, या स्टिकर बनाते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये क्या बकवास है, ठीक है हम हिंदू हैं, इसमें क्या सोचने वाली कोई बात नहीं है, गर्व तो बहुत दूर की बात है। इस तरह की बातें होती थी। तो उन्होंने कहा कि आज जो ये विरोध हो रहा है तनिष्क के विज्ञापन पे, कहीं ना कहीं हमने उसकी शुरुआत की थी वहां पर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि, और ये अक्सर कहा जाता था जब वाजपेयी की सरकार आई थी, कि सत्ता में आने के लिए शायद इन लोगों ने हड़बड़ी कर दी, और सत्ता में आने के बाद सत्ता में रहने के लिए जो समझौता करना पड़ता है। देखिए अभी आशीष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, 5 अगस्त पिछले साल आर्टिकल 370 गया, आज तक मोदी जी ने अपने भाषण में कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया कि ये हमने पंडितों के लिए किया है। पता नहीं आए बाएं शायद कहां की बातें करते रहते, दलितों के लिए किया, रोजगार के लिए किया, इकोनॉमी के लिए किया। अरे भाई पीस का नोबल चाहिए, नहीं नोबल चाहिए ना उनको, पीस का, आप समझिए ना। वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। तो मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं बीजेपी की खिंचाई करूं, मोदी के खिलाफ बोलूं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो मोहम्मद अटा का भी था जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम बनाया। उसने बम बनाए। ओसामा बिन लादेन तो पेशे से इंजीनियर था, ऐमन अल जवाहिरी तो डॉक्टर है। एक चीज और कोट कर दूं सुजीत जी, एक छोटी सी चीज कोट कर दूं मैं आपको, कि पिछले मतलब 2 या 3 डेकेड से इतना पैसा अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वजीफे के रूप में नहीं दिया है जितना इन 6 सालों में मिला है। तापोश जी जवाब दीजिए इसका। अब देखिए, मैं कोई बीजेपी का स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ मैं सपोर्टर हूँ और उसी के नाते काम करता हूँ। और देखिए, तनिष्क को बैकफुट पे, सिर्फ तनिष्क को ही नहीं जाना पड़ा, आज सवेरे उदित राज को भी बैकफुट पे जाना पड़ा है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने कुंभ को जोड़ दिया था मदरसों से, क्योंकि वहां पे असम में मदरसों पे रोक लग गई है। और उसके बाद उन्होंने, उदित राज ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताया कि कुंभ भी बंद होना चाहिए। तब लोगों ने ये बताया कि आप तपोज जी एक और सवाल ले लीजिए, तपोज जी अब सवाल लीजिए, क्योंकि मैं आज एंकर के तर्ज पर नहीं बैठा हूं, एक और सवाल ले लीजिए। जी जी बताइए। एक सिया नेता है उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि मदरसे बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं जो मदरसों को देखते हैं, वो कह रहे हैं नहीं अभी इस पर बात नहीं चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार फंड कर रही है, लगातार मदरसों पर फंड कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अब इनको अच्छी किताबें, साइंस भी पढ़ाएंगे, शौचालय भी देंगे, उसी शौचालय में मदरसे में पढ़ाने वाला ले जाकर रेप भी करेगा, ठीक है। और आप मदरसों में पढ़ाने की बात करते हैं, आप उन बहु बेटियों के बारे में नहीं सोचते जो मुस्लिम है, जो मदरसों में नहीं जा सकती, और जिनमें शिक्षा का स्तर आप देखें तो 1% है ग्रेजुएट होने का, 1%, उनके बारे में आप नहीं सोचते। मदरसों में फंड देते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के बंद करवा के दिखाइए ना। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ श्रीकांत जी, इस प्रश्न को आप इस तरह से लीजिए। हमें पता है कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप लोगों की जब आपस में बातचीत, अरे सीखेंगे तो सुजीत जी कल की डेट में बनेंगे, कैसे बोलेंगे, सीखेंगे तो। संगठन में आप लोगों की जब बातचीत होती है, जब आप कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं,
तो ये सारे मुद्दे तो उठते होंगे ना, कि आप लोग चुपचाप रहते हैं कि नहीं भाई हम तो इस पर नहीं बोलेंगे, हमारा अधिकार नहीं है। देखिए, हर एक चीज के लिए मतलब हर एक मुद्दे के लिए एक ही आदमी नहीं होता, एक ही ग्रुप नहीं होता, एक ही टीम नहीं होता है। हर एक चीजों की चर्चा के लिए अलग अलग टीमें होती हैं, उससे डेडिकेटेड लोग होते हैं, वही उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, आपका जो मदरसे का क्वेश्चन है वो वैलिड है कि यूपी में कब बंद होगा। यूपी में भी बंद होगा, क्यों नहीं होगा। जब कब शुरुआत हुई होगा? है देखिए, धारा 370 और राम मंदिर जो है, ये भी ओवैसी राष्ट्रीय चैनल पे हंसते थे, ये तो हो ही नहीं सकता है। आज देखिए उनकी हंसी बंद हो गई है, और वो खुद कह रहे हैं कि शायद हमें राम का नाम न लेना पड़े भविष्य में। आजम खान खुद कह रहे हैं कि अभी जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद आजम खान से पूछा गया, तो आजम खान ने ये बताया कि इस कमेंट को का जवाब वो लोग देंगे जिनके लिए फायदा होगा या नुकसान होगा। तो रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि आप इस पे क्या रिप्लाई देते हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए, हमें तो अपनी जान बचाने की आफत पड़ी है। तो पहले तो ये जो सो कॉल्ड लीडर्स बने हुए हैं, और देखिए एक लाइन से न्यूट्रलाइज हुए हैं। आजम खान और उनकी पत्नी जेल गई हैं। इस समय अतीक अहमद वो गुजरात के जेल ट्रांसफर किए गए, क्योंकि यहाँ भी वो नैनी जेल से फिरौती मांग रहे थे। मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुख्तार अंसारी, और उस पे भी नकेल कसी गई है। अतीक अहमद के जितने थे गुर्गे, अराउंड वो एसयूवी 27। खत्म हो गई है क्या अतीक अहमद के लिए? वो जो एसयूवी चलते चलते पलट जाती थी, प्रोडक्शन बंद हो गया क्या उसका? अब वो तो ठीक है उस पे वो तो योगी जाने हैं। ठीक है, हम ग्रिल नहीं करते नहीं, आपको। इसमें क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो हाँ। ये हम दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि ये जो तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जो स्थितियां हम लोगों ने आपके सामने रखी, इन सबका जुड़ाव लव जिहाद के साथ है। और इसीलिए हमने इस चर्चा को वृहद किया, क्योंकि इसमें ये जो समाज बनने वाला है लव जिहाद के प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल हो जाने पर, वो ऐसा समाज होगा जो अभी आपको दिख रहा है कि मार्जिन पे जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में होंगे, और हम आप जैसे लोग अगर हम विरोध जताते हैं तो हम मार्जिन में हो जाएंगे और खत्म कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इस पर मैं आखिरी आप सभी से एक एक मिनट का मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच इस विषय पे रखें। आशीष जी, सबसे पहले आप। मैंने इसमें है टेरिटोरियल नेशनलिज्म वर्सेस सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म, और मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि जो जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो राष्ट्रवाद मेरी दृष्टि में एक स्लीपिंग पिल है कि आप राष्ट्रवाद बोलिए, हम तो नेशनलिस्ट हैं, पर नेशनलिस्ट तो अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस, बीजेपी और बेसिक इंडियन का अप्रोच क्या है टू हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, एज ओल्ड क्वेश्चन। इसको करने की जगह मुंह फेरा जाता है, और मुंह फेरने की जो टेक्निक है वो है टेरिटोरियल नेशनलिज्म। क्योंकि आपको पता है कि आप नेशनली अगर आप कुछ करेंगे तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तो आपको टेरिटोरियल उसमें जाना पड़ता है। आप कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, और जो मुस्लिम है वो हमेशा से यहाँ रहता है, उसके पूर्वज भी हिंदू थे तो वो भी हिंदू है। तो ये बीजेपी का अप्रोच है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाते। और अगर आप उसको सिविलाइजेशनल टर्म्स में बात करेंगे तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मुस्लिम है उसकी लॉयल्टी कहीं और है, वो भारत से बाहर, और वो एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा है। और आप जो है आप माइनॉरिटी, चाहे आपको आपके ऊपर मेजॉरिटेरियन होने का लेबल दिया गया हो, लेकिन आप माइनॉरिटी। तो ये जो इश्यूज हैं ये इसीलिए होते हैं क्योंकि एक कंफ्यूजन, एक सेमांटिक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि नेशनलिज्म को ले। और नेशनलिज्म तो अच्छा शब्द है भारत में, खासतौर से यूरोप में, पर भारत में नेशनलिज्म बोल के सब कुछ हो जाता है। पर बात इसके बियॉन्ड, अभी हम गौतम, प्लीज कंक्लूड। Well, I think I'm
I'm encouraged that after nearly 6-7 years of Modi rule, we have come a long way. Things that were unmentionable have been brought out into the stage, if not center stage at all times, certainly as part of the national narrative. A lot of redressal, as Taposh was saying, unimaginable redressal has taken place, as in Kashmir, as in the Ayodhya Mandir, as in even issues like removing SPG cover and taking away the government house from one of the Gandhis that lived in it for 23 years without entitlement. And I think we are chipping away steadily at what is wrong with this country and what will, in the end, if not repaired, get us into deep trouble, perhaps destroy us. But I don't think that's on the cards. I am very optimistic that this process will strengthen. And as a temperature gauge on this, you only have to talk to any liberal, any left liberal person who is, jumping around like a cat on a hot tin roof. So these people are feeling the pressure. They wouldn't feel the pressure at all if they thought they were getting anywhere anymore. They're not. Right. They may claim to be all sorts of moral flag bearers, but what they are is yesterday's men, and they are not going to be around 5 years from now. One more term, it will become even more evident. And if we are lucky enough to have several more terms, which is likely, I think we will be able to sweep clean. As far as the Muslims go, they will have to change their ways. If they don't change their ways, they will be pushed to the margins and pushed out and taught a lesson, and there's nothing they can do about it. We're not afraid of them, and there's nothing they can do about it anymore. Right. श्रीकांत जी, मैं आपके पास अंत में आऊंगा. तापोश जी conclude कीजिए. Oh, I want to include the Christians in this as well, with a minor tag to Christian kind of chauvinism, which is appalling, considering we have never done them any harm. In fact, the issue of love jihad was first raised by Christians of Kerala, not by Hindus. It's ridiculous. Right. Yeah, Taposh. देखिए, इसको लव जिहाद को लेके मैंने बहुत काम किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के साथ वो भी किया. मैं आपको बताऊं, समाज में माँ बाप को नजर रखनी पड़ेगी अपने बच्चों पे कि वो किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, और जिनसे मिलते हैं उनका उसका बैकग्राउंड क्या है. और इसके अलावा ये लोग, जैसे बेंगलोर की मैं बात बताऊं, तो यहाँ पे उन जगहों को टारगेट करते हैं जहाँ पे ये बच्चे, स्पेशली लड़कियां जो कि बाहर से आए हुए हैं और हॉस्टल में रहते हैं, जिससे कि वो अपने घर का ओपिनियन उसमें ना ले पाए, तो जिससे कि इजीली वो मोल्ड कर सकें. फेज वाइज होता है इनका काम, कि आपको 5,000 पहले दिया जाएगा, उन लड़कों को 5,000 पहले दिया जाता है, जिससे कि वो अपना ड्रेस वगैरह खरीदते हैं, बाइक का पेट्रोल भराते हैं और उससे वो आना जाना करते हैं. उसके बाद इनको डेडिकेटेड कर दिया जाता है कि भाई ये लड़की है, आपको इन्हीं पे टारगेट करना है, और ये इनके लाइकिंग्स हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ कुछ उनको दे दिया जाता है. फिर वो फॉलो करते हैं और फेज वाइज ये प्रोसीड करते हैं, और फाइनली वो फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. मैं आपको बताऊं, मतलब एक मैक्रो लेवल पे हो रहा है, ये कोई स्थानीय घटना नहीं है, बहुत मैक्रो लेवल पे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. 2 लड़कियां यहाँ जो नर्सिंग है, यहाँ पे नर्स बनने के लिए बहुत ढेर सारे बच्चे आते हैं जो कि त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से आते हैं, और वो बेचारे यहाँ के लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं और बहुत दिक्कत होती है उनको. आप बैंगलोर की बात कर रहे हैं? मैं बैंगलोर की, स्पेसिफिक टू बैंगलोर की बात कर रहा हूँ. यहाँ बहुत केसेस हुए हैं, 1-2 नहीं. और 2 लड़कियां वो भाग गए उन लड़कों के साथ. अब वो भाग के जाएंगे कहाँ? वो यहीं पे
आसपास की जगहों पे छुपे हुए थे, तो उनका फोन ट्रैक किया गया और वहां पे गए, उनको पकड़ के पुलिस थाने पे लेके आई। अब हालत देखिए, थाने पे लाने के बाद पुलिस वहां पे उसके माँ बाप भी हैं, हम लोग भी थे और सब लोग वो थे। तो उन लोगों से उस लड़की को वो लड़का खुद बोल रहा है, कहा कि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं था, मैं ऐसे ही किया था, ये मुझे पैसे मिलते थे इसलिए किया था, अब तुम जाओ अपने मम्मी पापा के साथ। और मैं जो है ये मतलब वो वहीं पे एक्सेप्ट कर रहा है। जी, फिर भी वो ऐसे लड़की वीडियोस भी छोड़ हमारे के पास कई आए हैं, फिर बंगाल भी से भी वो आए हैं लड़की और छोड़ के जगहों से जाने भी के लिए आए हैं। रेडी नहीं है। तापस जी, रुचिता, हमारा समय कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है। श्रीकांत जी, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं आप? जी, मैं आशीष जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। मेरा मानना है कि नॉट जस्ट अ नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म की अब बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग उठे हैं, लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक आप कह सकते हैं पब्लिक डोमेन में ये चर्चा है और आम आदमी भी बात कर रहा है। और मेरा मानना है कि जो लिब्रांडू और जो लेफ्टिस्ट गुरु हैं उनके गुर्दे इसी तरीके से छीलने चाहिए और लगातार छीलने चाहिए और रोज उनके विरोध में करना चाहिए। ये जो तनिष्क का ये दो व्यक्ति है ना, वो एंटी सीए थे। आप उनके हाँ। ट्वीट्स निकाल के देखिए तो वो एंटी सीए थे। तो उनके दिमाग से क्या निकलेगा? जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आप आम नहीं पाएंगे। तो समाज को जगना होगा और समाज को ऐसी कंपनियों और ऐसे तमाम, क्योंकि हम बायर हैं, अभी ये दीपावली पर और ये दशहरे से लेकर दीपावली के एंड तक और छठ तक आपको पता है करोड़ों रुपए की खरीदारी तनिष्क से आम हिंदू करता है। वो बकरियों के बीच में रहने वाले लोग नहीं करते, जिसमें बकरियों की मलमूत्र की बदबू आए और एक चिड़िया भी उनके मोहल्ले से उड़ेगी ना तो वो इधर उधर टकराएगी, कि छोटा मोहल्ला होता है, छोटी छोटी गलियां होती है। तो ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा और ऐसे लोगों का एक मॉब बनाना पड़ेगा जो लोग बॉयकॉट करें, जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। और जब ऐसे लोग लगातार बॉयकॉट होंगे, क्योंकि अभी होली दूर नहीं है, होली में भी वो सर्फ एक्सल शबाना क्या कहते हैं कि रीना को असलम जो है वो रंग लगाएगा और सर्फ एक्सल इसको दिखाएगा और हम लोग सर्फ एक्सल खरीदेंगे और अपने कपड़े खूब धोएंगे। तो ऐसा हमें लोगों के बीच परसेप्शन बनाना चाहिए और लगातार गुर्दे छीलने चाहिए। और जिस तरीके से हम एकजुट हुए उस तरीके से लगातार एकजुट होना पड़ेगा। और कल मैं एक छोटी सी और बात बता देता हूं कि कल मैं खुद मदरसों पर सत्यान्वेशी भारत मदरसों पर 5 बजे डिबेट करेगा और मदरसों की पूरी पोल पट्टी हम खोलेंगे और उसमें मौलानाओं को भी बुलाऊंगा, जिनके नाम के पीछे खास टाइटल होता है, उन लोगों को भी बुलाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा कि तो मुझे भी मदरसों में उसमें क्या होता है। जी 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 जी, आपको भी जोड़ूंगा और आशीष जी को भी जोड़ूंगा। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। और हाँ, तो कार्यक्रम के अंत में जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा कि सामाजिक चेतना की आवश्यकता है, हमें ये जागरूकता हमारी लड़कियों के बीच फैलानी होगी, माता पिता को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, तभी बच्चे जागरूक होंगे। और लेकिन मैं ये नहीं समझता कि राष्ट्र जो है या सरकार जो है वो पूरी तरह से इससे बिल्कुल अछूता रह सकती है, उसे भी कुछ करना है। राष्ट्र से हमें ये अपेक्षा है, जहां तक मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 सालों में what I've seen Modi government doing, or rather behaving like a catalyst, we are doing what has to be done. If something has been ingrained in the people who are in the government, जो सरकार में है, जो आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं, वहां अगर उसकी ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि राम मंदिर बनाना है अयोध्या में, तो वो काम तो होगा। अगर उनको बताया गया है कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए, तो मोदी सरकार वो काम करेगी। ये पहला चीज है। अगर आरएसएस की शाखाओं में इसकी शिक्षा नहीं दी गई है, तो वो नहीं करेंगे। उसके लिए आपको शबरीमला के हिंदुओं की तरफ देखना पड़ेगा कि जब हमारी मान्यताओं पर चोट पहुंचती है, तो लोग हजारों लाखों की संख्या में जब सड़कों पे उतर आते हैं, तब जो है आरएसएस और बीजेपी अपना 2006 का स्टैंड बदल देती है। उस समय उनको फेमिनिज्म अच्छा लग रहा था कि नहीं, सब मंदिर में तो सभी को जाना चाहिए। तो जब आक्रोश में आ गए केरल के लोग, केरल के हिंदू, तब उन्हें अपनी पोजीशन रिवाइज करनी पड़ी। तो ये समाज जी, और राष्ट्र एक चीज जोड़ दूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा शाखाएं जो है वो केरल में लगती हैं, लेकिन केरल से बीजेपी जीत नहीं पाती है। उस पर भी बात करनी पड़ेगी किसी दिन। उस पर एक अलग से राजनीतिक चर्चा हो सकती है।
आज के कार्यक्रम में हमारे पास इतना ही समय था। आशा है हमारे दर्शकों श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम जहां तक हो सका अपने ज्ञान के अनुसार हमने अपने उत्तर दिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।